नमस्ते। जय गौ माता। आश्रम में एक छोटी सी गौशाला भी है और गुरुजी जैसे एक बात बताते थे कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में धन ही एकमात्र धन, जिसको हम आज रुपये पैसे के रूप में जानते हैं, वही एकमात्र धन नहीं हुआ करता था। और धन के लगभग 5-6 कुछ स्वरूप गुरुजी बताते हैं कि धन तो धन था ही, धान्य भी एक धन था, पशुधन भी एक बहुत बड़ा धन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहा है। और पशुधन में विशेषकर हमारी देसी गौ माता। तो अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए वो कई बार पुराणों, महाभारत, इन सब की कहानियों का भी जिक्र करते हैं। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वो बताते हैं कि कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ कथाओं का भी उन्होंने सहारा लिया है। प्रतीक के तौर पर वे इन्हें कृष्ण क्रांति कहते थे। तो उनके अनुसार ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन अथवा मिथ नहीं है, बल्कि उस समय के समाज के दर्शन को समझने समझाने का एक प्रयास है। उनके अनुसार कृष्ण की पहली क्रांति थी गोपियों की मटकी फोड़कर गांव का दूध गांव से बाहर जाने से रोकना। दूसरी क्रांति थी गांव के जल को कालिया नाग नामक विष प्रदूषण से मुक्त करना। और तीसरी क्रांति थी बाहर के संसाधन के बजाय स्वदेशी संसाधन को महत्व देने के लिए बहुराष्ट्रीय इंद्र के धौंस से आए बगैर, उसके धौंस में आए बगैर स्थानीय गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पुरानी, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही है, जिनका जिक्र पुराणों में, महाभारत में, रामायण में मिलता है और कैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। उनके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी बातें रविंद्र शर्मा गुरुजी हम सबको बताते रहे। भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में वे बताते थे कि इसकी समझ उन्हें गांव की एक अनपढ़ महिला से हुई। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण जब वे बंजारों की तरह एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे, जिसको वो कहते हैं कि वो जब गांव में अपने कुछ मित्रों के साथ निकलते थे तो कुछ भी देखने के लिए निकलते थे, कुछ देखने के लिए नहीं। तो एक बार गांव में वो भटक रहे थे तो एक बार उन्हें जमकर भूख लगी। भोजन की तलाश में वे एक घर पहुंचे तो वहां महिला ने बताया कि भोजन तो अभी नहीं है, पर चाहो तो दूध पी सकते हो। और उन्होंने दूध पिया और जेब टटोलने लगे। तो महिला ने पूछा, क्या कर रहे हो, पैसा देना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। महिला ने पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ दूध बिकता है? तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ। तो महिला ने कहा कि तुम लोग कंगाल हो गए हो, इसलिए ही दूध बेचते हो। हम दूध नहीं बेचते, घी बेचते हैं। हमारा बच्चा दूध पीता है, दही खाता है, छाछ पीता है, मक्खन खाता है, इसलिए उसे घी की ज़रूरत नहीं है। हम वही चीज़ बेचते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र यही है, गांव की ज़रूरत गांव से ही पूरी करनी है, और जब सारी चीज़ें सरप्लस हों यानी ज़्यादा हों तभी उन्हें बाहर भेजना है। तो ऐसी हमारी ग्रामीण गांव की अर्थव्यवस्था थी, ऐसे हमारे गांव के लोगों का मानस हुआ करता था। गुरुजी का मानना रहा है कि अर्थव्यवस्था तब बनती है जब यह तय होता है कि किस तरह का जीवन जीना है। तो हमारे समाज की जीवन शैली हमेशा प्रकृति से प्रेरित रही है, जहाँ हर अवस्था परिस्थिति पूर्ण मानी जाती रही है। एक संस्कृत का एक उदाहरण भी है कि जो हमेशा वो चर्चा में करते हैं कि पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। तो उसका जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, बताया है कि एक उदाहरण वो हमेशा देते रहे कि बीज भी सुंदर, फूल भी सुंदर, फल भी सुंदर और पौधा मुरझाया तो वह भी सुंदर। और इसी को वो कहते हैं कि यही सुंदर बोध है। उनके अनुसार है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो उसकी कमी महसूस ना हो। तो हमारी जीवन की चीज़ों को विज्ञान की कसौटी पर नहीं, सामाजिकता की कसौटी पर परखते रहे।
तो ऐसा तब होता है जब समाज को व्यक्ति से अधिक माना जाए, तभी समाज में परस्परता और लेन देन दिखता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि एक परिवार अनेक व्यक्तियों को पालता है। आजकल इसके विपरीत दिखता है कि एक व्यक्ति की कमाई से पूरा परिवार पल रहा है। पर जब ऐसा होता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, परस्परता नहीं। हमारे गांव में यह भी माना जाता है कि जब व्यक्ति संपन्न होता है तो गांव कंगाल हो जाता है। इसके विपरीत जब गांव समृद्ध होता है तो गांव में रहने वाला हर व्यक्ति समृद्ध होता है, क्योंकि जिस समाज की प्रेरणा प्रकृति की पूर्णता और परस्परता से जन्मी हो, वैसे समाज में सौंदर्य बोध का होना निश्चित है। और इसी को वो कहते हैं कि परस्परता में ही सौंदर्य बोध है।